दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। घर की आर्थिक तंगी तथा पिता की असमय मौत के कारण इनका जीवन अभावों में बीता। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी से प्रभावित हो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वे पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने गांव और शहर में जिस परिवेश को देखा उसी का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। इनकी रचनाओं के विषय किसान मजदूरों की शोचनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में नारी की दुर्दशा, स्वतंत्रता आंदोलन आदि से संबंधित था। इनकी भाषा सरल, सजीव तथा मुहावरेदार है। इन्होंने अपनी रचना में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। दो बैलों की कहानी जो यहाँ प्रस्तुत है, उसके माध्यम से लेखक ने किसान और पशुओं के आपसी भावनात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव प्रस्तुतिकरण किया है। यहाँ लेखक ने बताया है कि स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वह पशु हो या इंसान हो, मनुष्य हो या मनुष्य एवं पशुओं दोनों को ही प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए और बनाए रखने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ता है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया है। यह कहानी परोक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है। किन भारतीयों के? जो दयालु, परोपकार तथा मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन कर लेते हैं। अर्थात इन दो बैलों को इन्होंने भारतीय मनुष्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया है। इनको प्रतीक माना है कि हीरा और मोती जिस तरह से सारी तकलीफ़ों को, सारी अन्याय को सह जाते हैं, उसी तरह भारतीय भी दयालु, परोपकारी एवं मेहनती होते हुए भी अत्याचार को सहन करते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र जो हैं वह हैं हीरा, मोती, जिन्हें गधा एक बुद्धिहीन जानवर एवं सुख दुख हानि लाभ में एक समान मूर्ख तथा सहनशील से तुलना किया गया है। हीरा की पत्नी जो कि गुस्से वाली और जानवरों से अधिक आत्मीयता या लगाव नहीं रखने वाली होती है और स्वार्थी भी होती है। झूरी एक परिश्रमी किसान है जिसके ये दोनों बैल हैं। जानवरों से प्रेम करने वाला, बैलों के प्रति आत्मीयता एवं दयालुता का भाव रखने वाला है और परोपकारी है। भैरों की लड़की दयालु, परोपकारी है, शांत एवं गंभीर प्रकृति की है। सौतेली माँ की प्रताड़ना सहने के कारण बैलों के प्रति आत्मीयता का भाव रखती है। झूड़ी का साला अर्थात उस लड़की का पिता स्वार्थी, अत्याचारी, क्रोधी, पशुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु है। दड़ियल कसाई अत्यंत क्रूर एवं कठोर स्वभाव का व्यक्ति है। बैलों को मारकर बेचने के लिए उन्हें नीलामी में खरीदा और बैलों को
बैलों के झूरी के पास भाग जाने पर अत्यंत झुंझलाता रहा। अब देखिए, सर्वप्रथम लेखक ने किस प्रकार गया और बैल का तुलनात्मक अध्ययन किया है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से, मतलब सहनशीलता से उसे यह पदवी दे देते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, अर्थात खुशी दिखाई देती हो उसके चेहरे पे, परंतु जीवन भर कभी भी सुख की छाया उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती। कभी खुश होते उसे नहीं देखा जाता। उसके चेहरे पर एक अस्थायी विषाद की रेखा अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा जा सकता। और अब लेखक क्या कहते हैं, इन गुणों को किससे मिलाते हैं, गधे के इन गुणों को किससे मिलाते हैं। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। क्योंकि वो सहनशील है, चुप रहता है, जितना भी मारो कुछ नहीं कहता, चाहे खराब खाना डाल दो कोई हर्ष विषाद नहीं होता उसके चेहरे पे। तो ऋषि मुनियों में भी तो यही होता है। तो लेखक यही कहते हैं कि ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा में उसमें पाए जाते हैं, लेकिन आदमी इन बातों को नहीं समझता और उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर और कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक सीधापन को संसार के लिए उपयुक्त नहीं मानता। एक और उदाहरण देते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं, देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें भी सुना दी जाती है तो चुप रह जाते हैं, गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। सहनशीलता लोगों की नज़र में जीवन के आदर्शों को नीचा करना है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने ही है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में अग्रगण्य बना दिया। कहने का अर्थ ये है कि लेखक कहते हैं कि सहनशीलता इस समाज को रास नहीं आती। जो सहता है, चुप रहता है, उसे संसार जो है मजबूर मानता है और उसे बेवकूफ़ भी मानता है। इसीलिए लेखक ने अमेरिका में रहने वाले भारतवासियों का उदाहरण दिया है। गधे का एक छोटा भाई और है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। गधे का प्रयोग हम बेवकूफ़ के अर्थ में करते हैं, तो उसी के अर्थ में हम किसी को और भी बेवकूफ़ कहना हो तो बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर लेखक का विचार ऐसा नहीं है।
बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अरियल बैल जो है वह भी देखने में नज़र आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा ही है। मतलब बैल मारता भी है, कभी कभी असंतोष भी प्रकट करता है, लेकिन गधा तो नहीं करता, तो उसका स्थान सहिष्णुता में गधे से थोड़ा नीचे है। सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा सुख दुख हानि लाभ यानी सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है, इसीलिए लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। गधे से कुछ कम ही सीधा प्राणी है बैल। कभी कभी अड़ जाने के कारण उसका स्थान गधे से कुछ निम्न रखा है। अब देखिए, इसके बाद इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद लेखक ने हीरा मोती की मित्रता के बारे में बताया है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाही जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में बहुत ही भाईचारा हो गया था। दोनों ही एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विमर्श भी करते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझ जाते थे यह हम नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। मूक भाषा को कैसे पढ़ा जाता है यह हम मनुष्य नहीं जानते, परंतु वो जानवर सिर्फ बैठकर आंखों आंखों में बात करके आपस की बातों को जान लिया करते थे, एक दूसरे की बातों को जान लिया करते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम भी प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, अर्थात दुश्मनी के नाते सींग नहीं मिलाते थे। तो किस लिए सींग मिलाते थे? केवल विनोद के भाव से, खेलने के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जब हम भी आपस में अपने दोस्त से मिलते हैं, बहुत घनिष्ठ दोस्त से मिलते हैं, तो एक दूसरे को मुक्का मारकर या फिर कुछ बोलकर प्रेम प्रकट करते हैं। उसी प्रकार इन लोगों में भी सींग मिलाने की प्रक्रिया होती थी, क्योंकि इस धौल धप्पा के बिना दोस्ती जो है कुछ फुसफुसी सी, हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, देखिए इनके प्रेम का आलम क्या था। हल या गाड़ी में जोते जाने पर गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा बोझ उसी की गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपना प्रेम प्रकट किया करते थे और थकान मिटा लिया करते थे। नाद में जब खली भूसा पड़ जाता था तो दोनों साथ ही उठते और एक ही समय नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। झूड़ी काछी के पास बैलों की जोड़ी जो थी, दोनों ही पछाई जाति के सुंदर और सुडौल मेहनती बैल थे। साथ ही रहते हुए अपने मालिक से इन्हें इतना प्रेम हो गया था और आपस में भी उनकी गहरी मित्रता थी। इनकी विशेषता क्या थी? वे आंखों आंखों में एक दूसरे की बात समझ लेते थे। हीरा सहनशील तथा धैर्यवान था और मोती थोड़ा आवेश में आ जाया करता था। अब देखिए इनका प्रेम कैसा था। खाने के समय भी ये अगर एक खाकर हट जाता तो ये नाद में दूसरा खाता नहीं रहता, वो भी हट जाता था उसके साथ। एक बार संजोग की बात है, झूड़ी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था वे क्यों भेजे जा रहे हैं? बैलों को तो ये नहीं मालूम था, उससे तो ये नहीं कहा गया था
कि उसे कुछ दिन के लिए काम के लिए भेजा जा रहा है। तो उसने सोचा मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा था। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई अर्थात दोनों बैलों की जोड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते थे। पकैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो झोड़ी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम कर ले लेते। हमें तो तुम्हारे चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? उन्होंने समझा कि शायद उसे बेच दिया गया है, इसलिए वो दोनों बहुत ही परेशान थे। और अगर मुंह होता मन ही मन वो कह रहे थे कि अगर हम कह सकते तो मालिक से कहते, इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो कुछ और मेहनत करवा लेते हमसे। हम गरीबों को तुमने क्यों बेच दिया? हमने तो दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। अब देखिए झूरी के ससुराल में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे। जब नाद में लगाए गए तो एक तो यह नया घर, नया आदमी उन्हें बेगानों से लग रहे थे, इसीलिए नाद में लगाए गए भूसे में उन्होंने मुंह न डाला। उनका दिल भारी हो गया था। जिसे अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। निश्चित है जहाँ व्यक्ति रहता है चाहे वो अपना हो या न हो, लेकिन अगर उससे वह हट जाता है तो उसके हृदय में बहुत ही दुख होता है। और नया घर नया गांव उन्हें बेगानों सा प्रतीत होता था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, बातें की एक दूसरे से। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सभी सो गए, सोता पड़ गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। मतलब जो रस्सियां बांधी गई थीं उसे तोड़ डाला और घर के तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गईं। दोनों इतने परेशान थे अपने घर जाने के लिए कि पूरी शक्ति लगाकर इन्होंने रस्सियां तोड़ दिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जहाँ बैलों को रखा जा रहा था वहाँ। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। जो रस्सियाँ तोड़ी गई थी वो आधी आधी उनके गले में लटक रही है, पगहे जो थे, तथा पांव कीचड़ से भरे हुए थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, मानो कह रहे हों कि आपने हमें अपने आप से अलग क्यों किया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी तो उन्हें बहुत प्यार करता था। दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी ने प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। यह दृश्य जो था वह बहुत ही मनोहर सा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए थे। और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व थी और महत्वपूर्ण भी थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं,
ये तो उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। मतलब उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि उनके इस बुद्धि को देख करके कि वहाँ से कैसे वो भाग करके अपने मालिक के पास चले आए कि ये तो बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी है, तभी तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तभी झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। झूरी की पत्नी ने तो जल उठी। बोली, कैसा नमक हराम बैल है, एक दिन काम न किया गया। काम करने के लिए ही तो झूरी का भाई ले गया था उसे, तो उससे काम न किया गया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका, बोल पड़ा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी उनके बारे में बोल पड़ा कि नमक हराम तो नहीं हो सकते, चारा दाना ही न दिया होगा तो क्या करते? भाग खड़े हुए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? मतलब यह चिढ़ाना भी उन लोगों के लिए, बैलों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। झूरी का यह चिढ़ाना बैलों पर ही उतरा। स्त्री चिढ़ गई, उसकी पत्नी जो है चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे तुम लोग जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, मतलब प्रेम नहीं देते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। पत्नी चिढ़ गई और कहने लगे, ये दोनों कामचोर हैं। हम लोगों के यहाँ पशुओं को बेमतलब का प्यार नहीं दिया जाता, अगर खिलाया जाता है तो काम भी कराया जाता है। अब देखूं इन्हें केवल मैं भूसा दूंगी, खाने के लिए खली वगैरह नहीं दूंगी। अब चाहे खाएं या मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका सा लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। झूरी ने मजबूर होकर कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मतलब थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे तुम भी तो उन्हीं की ही कहोगे। नौकर बेचारा डरा हुआ था कि घर की गृहस्वामिनी से कौन पंगा ले। झूरी तो फिर उसी की तरफ लेगा, बेचारा नौकर फंस जाएगा। इसीलिए उसने कहा, ना दादा, पीछे से तुम भी उनकी ही पक्ष लोगे। अब देखो, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। ऐसे तो भाग गए थे ना, तो दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। अब देखो दोनों में क्या बातें हो रही है। मोती थोड़ा सा होशियार भी था, शक्तिशाली भी था, अत्याचार के प्रति विद्रोही भी था, परोपकारता, दयालु, करुणायुक्त, त्यागी और सच्चा मित्र भी था। तो उसने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने ऐसा नहीं होने दिया। संध्या समय घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सियों से गया ने बांध दिया और कल की शराफत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसके टिटकार पर ही दोनों उड़ने लगते थे और यहाँ मार पड़ी। गया ने मारा भी उसे। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ उन्होंने आंख तक न उठाई, मतलब भूखे ही रहे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया। उसने यह भी नहीं देखा कि बैलों ने खाना भी नहीं खाया। झूरी जैसा प्रेम उसके हृदय में कहाँ था। उसने बैलों को हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने
तो जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया था, परंतु दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ही नहीं आते थे। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब देखिए इन दोनों में कैसे बातें हो रही हैं। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर क्या दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। मतलब जब अब रुकेंगे तो अब और भी मार पड़ेगा। तब हीरा ने क्या कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। मतलब बैल का जन्म ईश्वर ने दिया है तो मार तो खाना ही है, कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। मोती चाह रहा था कि उन दोनों जो लाठी लेकर आ रहे थे उसको वो भी मार पड़े। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा सहनशील था, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अब हीरा ने बताया कि नहीं, वह हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम किसी को मारें। मोती दिल ही दिल में ऐंठ कर रह गया। वहां आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि इस वक्त उसने मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे इस वक्त टाल जाना ही उचित है। देखिए किस तरह से भारतीय का लेखक ने स्वभाव बैलों पर दिखा दिया है। भारतीय भी तो उसी तरह सहनशील होते हैं, लाख कष्ट को सहते हैं लेकिन पलटकर वार नहीं करते। वही काम ये हीरा और मोती भी कर रहे थे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया था। दोनों चुपचाप खड़े थे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। मतलब वो लड़की उन बैलों का दर्द समझ रही थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी उसी तरह मारती थी और डांटती रहती थी। अब बैलों को भी उसके पिता से वैसा ही व्यवहार मिल रहा था, इसलिए उन दोनों में एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। तो उसने उन बैलों को एक एक रोटी जो कि उसके पास उपलब्ध था वो आकर प्यार से खिला गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खा कर के भी दुर्बल नहीं होते थे, मगर दोनों की रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। प्रेम से वो लड़की जो खिला जाती थी वही उनके हृदय का भोजन था, उसी से उनका मन तृप्त हो जाता था और 2-2 गाल सूखा भूसा खा कर के भी वे दुर्बल नहीं होते थे। लेकिन मन में और आंखों में तो विद्रोह भरा था कि उनके साथ क्या व्यवहार होता है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, तो क्या करना चाहते हो? 1 आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी सी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। अब देखो दोनों कितने आत्मीयता से सोच रहे हैं कि वह लड़की जो उनकी है, वह रोटियां हमें खिलाती है
और हम उसके पिता को मार डालेंगे तो वो अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। तो अब क्या कहते हैं वो दोनों बैल, तो मालकिन को उठाकर फेंक देता हूँ, वो तो उस लड़की को मारती है। तब हीरा क्या कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। मतलब औरत जात पर सींग चलाना उनका धर्म नहीं है, वो धर्म का पालन करते हैं, तो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब मोती ने कहा, तो तुड़ाकर भाग चलूँ, क्योंकि अब तो ये दुख जो है वो सहन नहीं होता है। तब हीरा ने कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी जो है वो कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर झटके में जाती है, झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। बहुत ही कोशिश कर डाली उन्होंने उन रस्सियों को तोड़ने की, लेकिन रस्सी टूट नहीं पाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। हाथ चाटकर ही बेचारे अपना प्रेम जता सकते थे, तो वह उनके हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। जब बैलों के नाक में, नाक बहुत ही कोमल होता है ना, उसमें रस्सी डाल दी जाती है तो बेचारे बहुत ही मजबूर हो जाते हैं, और उस नाक में रस्सी डालकर जब रस्सियों को खींचा जाता है तो दर्द से वो बेचैन हो उठते हैं और उनसे जैसा भी कहा जाता है वो करने को मजबूर होते हैं। तो उनकी इस स्थिति को सुनकर, समझकर उस लड़की से रहा नहीं गया और वह दोनों के पास चली आई और उन्हें स्थिति बताकर बोली कि मैं खोल दे रही हूँ, तुम भाग जाओ, नहीं तो नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया, रस्सी खोल डाली, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती सोचता कम था, काम ज़्यादा करता था, तो उसने पूछ बैठा कि अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो जाएं, लेकिन इस अनाथ पर कल आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे, अरे दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। इतना सुनकर उन्हें समझ में आ गया कि लड़की पर कोई आफत नहीं आएगी, तो वो दोनों भाग पड़े। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गाँव के कुछ आदमी को भी साथ लेकर लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया तो वे दोनों सीधे दौड़ते चले गए। लड़की पर जब कोई आफत नहीं आएगी यह उन दोनों ने जान लिया, तो ये दोनों भाग पड़े और गया भी उनके पीछे पीछे गांव के कुछ आदमियों के साथ खोजने के लिए हो लिया। अब इस गांव के मार्ग का उन्हें ज्ञान नहीं था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ही नहीं चल रहा था। इन्हें रास्ते में नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों ने क्या किया, उन लोगों से तो ये अलग हो गए, दूर हो गए, बच गए, लेकिन रास्ता भटक गए थे। एक छोटे खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। हीरा ने धीरे से कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी तो बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों में ही बातें हो रही थी कि वहीं मार गिराते तो शायद अपना राह न भूलते। तुम बेतहासा भाग पड़े। अब अपने धर्म को बचाते हुए हीरा कहता है कि अगर मार देते तो दुनिया क्या कहती। उसने तो अपना धर्म छोड़ दिया कि दोनों बैल उनके शरण में थे, फिर भी उसे भूखा रखा और मारा पीटा, काम भी कराया।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, दोनों चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तब दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। हरे हरे मटर को खाकर जब वो दोनों मस्त हो गए तो दोनों ने स्वतंत्रता का अनुभव किया। वे मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे प्यार से। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। दोनों ने जब खेलना शुरू किया तो गलती से मोती जो है वह खाई में गिर गया तो उसे क्रोध आ गया, और जब हीरा पे वो झपटा तो हीरा ने देखा कि अब तो मित्र को क्रोध आ गया तो वो किनारे हट जाता है। अरे यह क्या! अचानक ही उन्होंने देखा कि कोई सांड जो है वह डॉकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे, क्योंकि सांड जो है वह बैलों से मजबूत होता है। वह सांड भी क्या था, पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती भी नहीं नजर आ रही थी। वह इन्हीं दोनों की तरफ आ भी रहा था। कितना भयंकर सूरत है! दोनों ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। जब सांड इनके पीछे सामने से दौड़ता चला आ रहा था तो ये दोनों बहुत ही डर गए थे कि इससे भिड़ना तो इससे लड़ना जान से हाथ धोना है, यह कितना भयंकर है। उन्होंने अपनी भाषा में यह भी कहा कि बुरे फंस गए हैं, अब तो जान बचेगी, ऐसा कुछ उपाय सोचो। उन दोनों में बात हो रही है कि यह अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती से तो सुनेगा ही नहीं, तो भागकर क्यों नहीं चल चले, तो फिर यहीं मरो। भागना तो कायरता है। मोती थोड़ा सा बली भी था और जिद्दी भी था, विद्रोही भी था। उसने कहा, भागना तो कायरता है। तब हीरा ने कहा, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द, और अगर वो सांड जो है तुम्हें दौड़ा देता है तो क्या कर लोगे? उपाय यही है, उस पर दोनों तरफ दोनों जनी एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। मतलब मैं आगे से उसे दौड़ाता हूँ और तुम जो है उसे पीछे से दौड़ाओ। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। दोनों ने यह डिसाइड किया, यह कहा कि हम लोग दोनों ही एक साथ उस पर अटैक करेंगे। जब मेरी ओर वो झपटे तो तुम मारना, और तुम्हारी ओर झपटे तो मैं मारूंगा। दोनों मित्र जान पर हथेली लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। लड़ने का जो तजुर्बा होता है वह सांड को नहीं कभी हुआ था। कभी किसी दो बैलों से, दो शत्रुओं से वह नहीं लड़ा था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, एक शत्रु मतलब एक बैल से लड़ाई करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ा दिया। अब दोनों ही उस पे झपट पड़े थे। एक को मारता तो दूसरा उसके पीछे दौड़ता। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर ही नहीं दे रहे थे। इसलिए सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। क्रोध में आकर सांड पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग पड़ा। क्या करता? दोनों साइड से वे उस पर वार किए जा रहे थे। सांड जो है वो बेदम होकर गिर पड़ा। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए आगे की ओर जाने लगे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं,
अब देखिए फिर ये दोनों अपने धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन तभी हीरा ने कहा, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, यह धर्म है, यह सब एक ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे, दुश्मन को तो ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर उठ न सके। अब घर पर कैसे पहुँचेंगे यह सोचो। दोनों कहने लगे कि अब घर कैसे पहुँचेंगे यह सोचे। अब दोनों यह सोचने लगे पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर एक न सुनी। अभी 2 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेर पर था, निकल जाता, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे थे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस क्या था? वह एक कसाई खाना था जहां आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता था और उसे अंत में बेच दिया जाता था। तो दोनों जब मटर के खेत में घुसे तो जो व्यक्ति उस खेत के रखवाले थे उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो उसका करते क्या, तो उसे कांजी हाउस में भेज दिया। अब क्या हुआ? पहली बार उनके जीवन में ऐसा समय आया था उस कांजी हाउस में कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिल पाया था। समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थीं, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। अब वे गया को भी याद कर रहे थे क्योंकि सूखा भूसा ही वो देता तो था। लेकिन यहाँ कांजी हाउस में क्या आलम था? कई जानवर थे, बकरियाँ थी, गधे थे, भैंसें थी, मगर किन्हीं के आगे चारा नहीं था, खाना नहीं था। सभी भूखे प्यासे जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो उसमें से इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रह गए थे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। कोई भी भोजन उनके सामने नहीं डाला किसी ने भी। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती? भूख लगती है तो जीव जो है सो यह नहीं देखता कि यह मिट्टी है, घास है, कीचड़ है, क्या है, वह खाना शुरू कर देता है। वही स्थिति इन दोनों की हुई थी। उन्होंने दीवार की मिट्टी ही चाटनी शुरू कर दी थी, पर उन्हें उससे कुछ तृप्ति नहीं मिली। जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह दहक उठी। हीरा तो सहनशील था ही। मोती से बोला, अब तो नहीं सहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। अब उन दोनों ने मजबूरी में दीवारों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। आज बस यहीं तक। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में मैं वर्णन करूंगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। इसको अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिएगा।